गुप्त साम्राज्य की शासन प्रणाली और कुछ आर्थिक व्यवस्थाएं। गुप्त साम्राज्य में यह एक बड़ा विशाल और विस्तृत साम्राज्य था। समुद्रगुप्त ने इसका काफी विकास किया था, काफी विस्तार किया था। लेकिन यदि हम पुराने या पिछले साम्राज्यों को देखें, यदि हम गुप्त की और मौर्य की तुलना करें, किसकी? गुप्त और मौर्य, तो इनमें अंतर है। मौर्यों का शासन हिंदू कुश पर्वत से लेकर सुदूर उत्तर पूर्व भारत तक था। वहीं हिमालय से लेकर ये दक्षिण तक नर्मदा घाटी तक फैला हुआ था। वहीं गुप्तों के शासन की बात करें तो कहीं न कहीं ये भी पाकिस्तान का जो क्षेत्र है आधा यहाँ से लेकर हिमालय की तलहटी, कामरूप का यहाँ का क्षेत्र हमने देखा, डवा, कामरूप, असम और मणिपुर का क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ था। और दक्षिण में देखें तो सुदूर दक्षिण तक इसकी अप्रत्यक्ष शासन। यदि इसमें बेसिक अंतर देखें तो अंतर यह होता है कि मौर्य जो थे यह पूर्ण रूप से अपने साम्राज्य के सर्वसर्वे थे। पूरा साम्राज्य इनके नियंत्रण में था। और जो पुराने समय से गणों की व्यवस्था चली आ रही थी, गण राज्य या गण, यह गणों को यहाँ पर इन्होंने कहीं न कहीं खत्म कर दिया गया था। लेकिन गुप्त जो थे यह सामंतवादी व्यवस्था पर निर्भर थे। इनमें सामंतवाद का विकास हो गया था। ऐसे में जो गण थे ये गण वापस कहीं न कहीं अपना सर उठाने लगे थे और गण फिर से विकसित होने लगे थे। और ये गण विकसित होते होते खुद को स्वतंत्र भी करने लग गए थे। तो ऐसे में गुप्तों की जो व्यवस्थाएं थी यह सामंतवाद पे निर्भर हो गई। ऐसे में गुप्त राजा जो थे वह शासन प्रणाली या शासन प्रबंधन या शासन व्यवस्था के मुख्य तो थे, लेकिन सारी शक्तियां उनके पास होते हुए भी वह सामंतों पर निर्भर थे। लेकिन मौर्य जो थे यह एक प्रकार से अखिल भारतीय साम्राज्य को अपने अंदर समेटे हुए थे और पूर्ण रूप से राज्य इनके नियंत्रण में था। तो इसी आधार पर यदि हम इनकी शासन प्रणाली को देखें तो उनकी शासन प्रणाली जो थी यह सामंतवाद पर निर्भर करती थी कुछ, क्योंकि युद्धों के समय पर हमने देखा है कि यहाँ पर जब घोड़ों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के काल में, तो उसने यहाँ पर सैन्य राज्यपाल स्थापित किए थे, जिसमें सेना जो थी वह सामंत जो थे उनके पास में होती थी और उसका भरण पोषण भी वही करते। जैसे ही राजा को जरूरत पड़ती थी राजा उस सेना को यहाँ से बुला लेता था। कुछ राज्य ऐसे थे, जैसे समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त ने यहाँ दक्षिण भारतीय जो राज्य थे दक्षिणापथ की जो विजय की थी। दक्षिणापथ की विजय में जो दक्षिणापथ के जो राज्य थे दक्षिण के, ये जो दक्षिण के राज्य थे, इन दक्षिण के राज्यों पर यहाँ उसने नियंत्रण नहीं रखा था। इन्हें आया, विजय प्राप्त की, अधीन किया और वापस इन्हें स्वतंत्र राज्य देकर चला गया। सिर्फ इस आधार पर कि आप हमारी अधीनता स्वीकार करेंगे और वार्षिक जो कर था या प्रोत्साहन थे वह भेजेंगे, उपहार वगैरह भेजेंगे, इस आधार पर। इस तरह से हम देखें तो ये जो राज्य थे ये भी अपने स्वतंत्रता के साथ ही जी रहे थे। इनकी व्यवस्थाएं गुप्तों से अलग थी। यदि हम वही बात करें नर्मदा घाटी और बुंदेलखंड क्षेत्र के, तो यहाँ पर जो राजा थे जैसे कि वाकाटक राज्य थे, वाकाटक इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ऐसे में वाकाटक भी स्वतंत्र थे क्योंकि उनसे इनके अधीनता जरूर थी लेकिन स्वतंत्र थे। वहीं पास में जो गण थे जो इनके नियंत्रण में थे वे भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे रूप में स्वतंत्र थे और अपने व्यवस्थाएं अपने हिसाब से चलाते थे। तो यहाँ जो केंद्रीय राजा होता था इसे केवल वार्षिक जो कर था, वार्षिक कर, इन्हें केवल वार्षिक कर और उपहारों से मतलब था। बाकी आप अपने राज्य में कुछ भी कीजिए, कैसे भी शासन प्रबंधन या प्रणाली को चलाइए, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। ये एक प्रकार से जो केंद्रीय सत्ता थी वह केंद्रीय सत्ता का विकेंद्रीकरण समझ सकते हैं हम। इसीलिए कहा जाता है कि जो गुप्त साम्राज्य था, क्या था? जो गुप्त साम्राज्य कहीं न कहीं वह विकेंद्रीकरण पर आधारित था। विकेंद्रीकरण पर आधारित था। विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? एक होता है केंद्रीकरण। क्या है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण।
केंद्रीकरण को समझते हैं। जैसे कि कहा मैंने कि मौर्य जो थे कहीं न कहीं पूरा साम्राज्य उनके अधीन था और हर जगह पर उनकी ही सत्ता थी। उनके द्वारा बनाए गए कानून चलते थे, उनके द्वारा नियुक्त किए गए वहां पर अधिकारी होते थे। तो कहीं न कहीं जो राजा था वो पूरा का पूरा केंद्रीकरण में रेगुलेट करता था पूरे शासन प्रबंधन को। लेकिन विकेंद्रीकरण में होता है ऐसा है कि जो सत्ता होती है उसका हस्तांतरण कर दिया जाता है। सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाता है। कैसा हस्तांतरण कर दिया जाता है? जैसे कि यहाँ पर एक स्वतंत्र राजा हो गया। क्या हो गया? स्वतंत्र राजा। एक अधीन राजा, अधीन राजा हो गया। एक यहाँ पर हो गया सैन्य राज्यपाल। और कुछ हो गए मित्र। क्या हो गए? मित्र। ये सारे अधीन तो है, लेकिन अधीन तो है लेकिन ये अपनी शासन प्रणाली अपने हिसाब से चलाते हैं। कर जो है, जनता से कर लेने का पूरा अधिकार इनके पास में है। अपने हिसाब से कर लेंगे, अपने हिसाब से कर लेंगे। और जो केंद्रीय सत्ता को कर भेजना है वो जो नियत किया गया है उसके हिसाब से भेजना है। तो वो जो वार्षिक कर है वो तो भेजना ही है, लेकिन शासन प्रबंधन इनके राज्य में करना है वो ये अपने हिसाब से करते थे। लेकिन यहाँ केंद्रीकरण में ऐसा नहीं होता था। यहाँ पर जो केंद्र की जो सत्ता थी, केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाता था वह कानून पूरे साम्राज्य में लागू होता था। पूरे के पूरे साम्राज्य में वह कानून लागू होता था। ऐसा नहीं था कि कुछ विषय उनके पास थे और कुछ अधिकार। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का यही अंतर है। तो गुप्त साम्राज्य जो था यह कहीं न कहीं विकेंद्रीकरण पर आधारित साम्राज्य था। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी सैनिक शक्ति जो थी या आर्थिक शक्तियां थी वह सामंतवादियों को दे दी थी। अर्थात कह सकते हैं कि जो गुप्त राजा थे वे अधिकतम सामंत जो थे, सामंत लोग, सामंतियों पर निर्भर, विकेंद्रीकरण पर आधारित था। अब ऐसे में अगर हम देखें तो ये जो क्षेत्र है दक्षिण का यह स्वतंत्र है, एक प्रकार का डोमिनेंट, अर्थात कि डोमिनियन था। अधीन स्वतंत्र था, स्वतंत्र था लेकिन अधीन था। वहीं बात करें हम आसपास के मित्र राज्यों की, वह भी कहीं न कहीं स्वतंत्र थे। ठीक है। एक जो सहयोगी राज्य थे वे भी स्वतंत्र थे। ऐसे में गुप्त जो था वह साम्राज्य तो था, तो साम्राज्य जो था यह विस्तृत था, विशाल था, लेकिन पूरी तरह से केंद्रीकरण पर आधारित नहीं था। यह जो था यह विकेंद्रीकरण पर आधारित था। इसकी शक्तियां बटी हुई थी। तो ऐसे में जो इसका जो पूरा साम्राज्य था ये इसमें अलग अलग चीजें थी। जैसे कि अगर देखा जाए तो जो राजधानी थी, राजधानी के आसपास का जो क्षेत्र था यह कहीं न कहीं केंद्रीय सत्ता के अधीन था। किसके अधीन था? केंद्रीय सत्ता, केंद्रीय सत्ता के अधीन था। उसे कहा जाता था देश। ये होता था एक प्रकार का देश। जो केंद्रीय शासन के अधीन पूर्ण रूप से नियंत्रण में होता था उसे देश कहा जाता था। ये जो देश होता था, देश के साथ में पूरे ही साम्राज्य में यदि हम देखें जो देश होता था और देश और पूरा साम्राज्य अन्य जगह पर यह भोक्ति में बटा हुआ था। प्रांतीय या राज्य, ये कह सकते हैं हम, राज्य या प्रांत, इसे कहा जाता था भुक्ति। भुक्ति। जिसका जो शासक होता था या इसका अधिपति होता था उसे कहा जाता था उपरीक। उपरीक। दूसरे बहुत सारे नाम भी इसके लिए रखे गए। आमतौर पर ये राज परिवार से ही कोई व्यक्ति हुआ करता था। भुक्ति के बाद में जिला लेवल पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं यहां पर होता था विषय। विषय होता था और विषय का अधिपति विषयपति होता था। जो विषय होता था यह दो भागों में बटा हुआ होता था। कहां पर? विषय। जो विषय होता था यह दो भागों में बटा हुआ था। एक नगर विषय, नगर विषय, और एक होता था ग्राम विषय। ग्राम विषय होता था। जो नगर होता था, नगर होता था, इसमें एक नगरपति होता था। इस नगरपति की नियुक्ति के लिए यहाँ पर एक नगर परिषद होती थी या नगर सभा होती थी। नगर परिषद। नगर परिषद के द्वारा नगरपति
नगरपति या नगर अधिकारी को चुना जाता था, या कहीं न कहीं इसके द्वारा अनुशंसित होता था, और राजा या जो उपरीक होता था ये इस पर मोहर लगाता था, यह इसे नियुक्त करता था। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर ग्रामीण व्यवस्था होती थी, ग्राम विषय होता था। ग्रामीण विषय जो ग्राम होते थे उसे पेठ कहा जाता था। पेठ जो ग्राम होता था उसे मुख्य रूप से पेठ कहा जाता था, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वह ग्राम ही होती थी। कौन होती थी? ग्राम ही होती थी, जिसे कहा जाता था पेठ कहा जाता था। शासन संबंधित कई कार्य, जैसे कि करों का संग्रहण करना, छोटे अपराध जो होते थे उनका निराकरण करना, आदि चीजें यहाँ जो ग्राम परिषद या ग्राम सभा होती थी वही करती थी। तो इस प्रकार से गुप्तों की शासन व्यवस्था हुआ करती थी। गुप्ती देश, ये इनकी शासन व्यवस्था थी, और इनमें कई अधिकारी होते थे। जो देश होता था यह उनका नियंत्रण का क्षेत्र होता था। राजधानी जो राजा जो होता था, अगर इनकी शासन व्यवस्था में हम देखें तो सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो राजा होता था। करें इनकी राज व्यवस्था की, तो राज व्यवस्था में हम सबसे ऊपर यदि देखें तो वहां होता था राजा। कौन होता था? राजा। शासक होता था। राजा जो होता था वह भारी भरकम उपाधियां धारण करता था, जैसे कि राजा धीराज, राजा धीराज, परम भागवत, परम भट्टारिक, महाराजा धीराज आदि ऐसी उपाधियां थी जिन्हें वो धारण करता था, चाहे वो उस उपाधियों के योग्य हो या ना हो। अब यही हम देखें तो ये राजा, महाराजा, धीराज, परम भट्टारिका की उपाधियां धारण करते थे। इससे ये जानकारियां प्राप्त होती है कि कहीं न कहीं इनमें जो राजा का देवी सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? देवी सिद्धांत। राजा का देवी सिद्धांत जो था वह प्रचलित था। अर्थात देवी सिद्धांत का अर्थ यह होता है कि राजा जो है वह ईश्वर के समान है, या ईश्वर का एक प्रकार का दूत है। तो राजा की अवहेलना करना या राजा के आदेश की अवहेलना करना, अर्थात कि ईश्वर या भगवान के आदेश की अवहेलना करना के बराबर होता था। इसे राजा का देवी सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात राजा जो था वह देवतुल्य माना जाता था, और यही कारण है कि ऐसी उपाधियां भारी भरकम धारण की जाती थी। मौर्य जो थे वह केवल राजा थे, पूरा राज्य उनके नियंत्रण में था, पूरा साम्राज्य उनके नियंत्रण में था, लेकिन फिर भी वे राजा ही थे। कोई भारी भरकम ऐसी उपाधियां उन्होंने धारण की नहीं थी। लेकिन ये नियंत्रण में न होने के कारण विकेंद्रीकरण के बावजूद भी यह राजा, धीराज आदि ऐसी उपाधियां धारण करते, परम भट्टारिका आदि उपाधियां धारण करते थे। लेकिन ये साम्राज्यवाद जो था, कहीं ना कहीं सामंतवाद था, वो इनकी जड़ों की हिलाने में कहीं ना कहीं ज्यादा कारगर रहा। तो ऐसे में हम देखें तो जो राजा होता था वह राजधानी में रहता था। जो पाटलिपुत्र थी राजधानी में रहता था। राजधानी में कहाँ रहता था? ये राजप्रसाद में रहता था। राजप्रसाद क्या होता है? तो राजप्रसाद जो था वह एक प्रकार से हम अगर देखें तो हमारा जो राष्ट्रपति भवन है, वर्तमान समय में राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री का जो घर है जहां पर वो रहते हैं, तो इस प्रकार से उस समय पर भी एक राजप्रसाद होता था, महल होता था, उसके अंदर राजा निवास करता था। राजप्रसाद होता था। राजा की जो शासन संबंध में इसको सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। क्या होती थी? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के जो सदस्य होते थे इन्हें अमात्य कहा जाता था। अमात्य कहा जाता था, या कुमार अमात्य कहा जाता था। कुमारामात्य कहा जाता था। अमात्य, कुमार अमात्य कहा जाता था। यह मुख्यतः ब्राह्मण ही हुआ करते थे। इनमें ब्राह्मण ही होते थे अधिकतर। और एक जो मंत्री होता था, उस एक मंत्री को एक से अधिक पद दिए जा सकते थे। एक से अधिक पद इन्हें दिए जा सकते थे।
उसके बाद में यदि हम देखें तो राजा जो होता था सर्वोच्च होता था, सर्वोच्च होता था। मंत्री परिषद, केंद्रीय शासन में मंत्री परिषद होती थी। अब इसके बाद में यदि हम देखें तो ये जो केंद्रीय सत्ता है, केंद्रीय सत्ता, इसके नीचे यहाँ रहता था। और साथ ही यदि हम देखें तो राज व्यवस्था में या ये जो राजा होता था यह 2 प्रकार के कर लगाता था जनता पर। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के कर लगाता था। एक था भाग और एक था भोग। भाग जो होता था यह उपज का 1/6 होता था। अर्थात कि यदि 1 क्विंटल आपको या 100 किलो आपको कोई उपज हुई है तो 100 किलो का 1/6 लगभग यदि हम देखें तो ये 17 या 18, लगभग 17-18 किलो आपको राजा को देना होता था। इस प्रकार से 1/6 भाग आपको अपनी उपज का भाग के रूप में राजा को देना होता था। कई स्मृतियां लिखी गई, कई पुराण लिखे गए, उनमें कई में ऐसी बातें बताई गई है कि जो राजा होता है यह भूमि का भूपति होता है। जो राज्य की जो भूमि होती है उसका भूपति होता है और उसका यह अधिकार होता है कि वह उपज के रूप में इतना भाग ले। अब चूंकि ये एक भाग था इसीलिए इसका नाम भाग रखा गया। और एक और कर था भोग। भोग का अर्थ होता है कि जो जनता होती थी, कौन होती थी? जनता। यह जनता राजा को उसके भरण पोषण के लिए कुछ फल, खाद्यान्न, अन्न और आदि ऐसी चीजें जिससे कि उसका भरण पोषण हो सके वह उसे उपहार में दे। कहाँ दे? उपहार में दे, या उपहार के रूप में राजा को दे, जिससे कि वह अपना या अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो इसे ये चूंकि एक प्रकार का भोग है, भोग यानी खाने के लिए था, इसीलिए इसका नाम भोग रखा गया है। अन्य कर भी बताए गए, जैसे उपद्रंग या उपरी बताए गए हैं ऐसे कर, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इनके ही पर्यायवाची के रूप में है, जो नगद या किसी सामान के रूप में हो। तो इसी प्रकार से है। मुख्य रूप से 2 करों के नाम आते हैं, भाग और भोग कर। भाग और भोग कर। इस समय पर क्या होता था कि राजा जो था वह भूमि को अनुदान में देता था, ठीक है। ब्राह्मणों को भूमि दान में देता था, ब्राह्मणों को भूमि दान में देता था। और जो भूमि दान में दी जाती थी या अनुदान में दी जाती थी, भूमि के साथ में उसका जो अधिकार था, कौन सा अधिकार? जैसे कि कर लेने का अधिकार। जैसे किसी ब्राह्मण को अगर कोई भूमि दान में दी है, मान लिया जाए कि 100 बीघा भूमि उसको दान में दे दी, तो वो ब्राह्मण 100 बीघा पर खेती थोड़ी करेगा। इस पर खेती करने वाला किसान अलग होता था, जिसे मजदूर या खेतीहर होता था, जिसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम कि कृषक ही था वो। तो वो मजदूरी के रूप में खेती करता था। तो ये जो राजा होता था, जैसे ये 100 बीघा भूमि अगर किसी ब्राह्मण को दान में दी है, तो इस भूमि पर जो किसान खेती कर रहा है वो किसान भी ब्राह्मण को दान में दिए जाते थे। अर्थात कि भूमि के साथ में भूमि को उपजाने वाले लोग भी उन्हें दान में दिए जाते थे। और इस भूमि से कर लेने का अधिकार किसका था? ये उस ब्राह्मण या उस व्यक्ति का ही होता था जिसे भूमि दान में दी गई है या अनुदान में दी गई है, उसका ही होता था। फिर ये जो व्यक्ति जो अनुदान में दी हुई भूमि होती थी, इससे कर लेता था कौन? राजा। और जो ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी वह कर मुक्त भूमि होती थी, अर्थात उससे किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। गुप्त काल जो था, गुप्त राजा जो थे यह ब्राह्मण वंशी राजा थे। और इस समय पर ब्राह्मणों को बहुत सारी भूमियां दान में देनी चालू हो गई थी। और इसमें एक नई परंपरा जुड़ी थी जो कि अन्य राज्यों में देखने को नहीं मिलती है, कि भूमि के साथ में उसके साथ में करने वाला जो कृषक था वह भी दान में दिया जाए, और साथ ही उस भूमि से जुड़े अधिकार भी उन्हें दे दिए जाते थे। इस समय पर हुआ है कि कुछ ये कह सकते हैं कि कुछ विवाद उत्पन्न हुआ कि भूमि अगर दी जाए तो उसका क्या प्रमाण है कि भूमि इसकी ही है। तो उसमें कुछ पत्र होते थे, दान पत्र की व्यवस्था थी। इसी के साथ में यदि हम दूसरी चीज देखें तो जो राजा होता था वह लोगों को भूमि दान में और अनुदान में भी देता था। लेकिन जो भूमि होती थी उसके कुछ प्रकार होते थे। कैसे प्रकार होते थे? जैसे कि वर्तमान समय में भी हम देखें भूमि के अलग अलग प्रकार हैं।
पशुओं को चरने के लिए भूमि अलग होती है, खेती करने के लिए भूमि अलग होती है, एक जंगल की भूमि अलग होती है। तो ऐसी कई भूमियों के प्रकार थे। अगर हम भूमियों के प्रकार देखें तो भूमियों के प्रकार में सबसे पहले अगर हम देखें तो वो था कृषि योग्य भूमि, जिसमें कृषि की जाती थी, जिसमें कृषि की जाती थी। उस कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था क्षेत्र। क्या कहा जाता था? क्षेत्र। अब जब कृषि कर रहे हैं लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके घर भी होंगे, निवास भी करेंगे, तो गांव भी होगा। तो जो निवास की भूमि होती थी, जिसमें वास किया जाता था, निवास योग्य जो भूमि होती थी उसे कहा जाता था वास्तु। अब खेत है, निवास है, जाहिर सी बात है कृषि के साथ में पशुपालन भी होता था। तो पशुओं को चरने के लिए जो होती थी, पशु चराई के लिए, पशु चराई के लिए जो भूमि होती थी उसे चारागाह भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चारागाह भूमि। उसे चारागाह भूमि कहा जाता था। एक भूमि ऐसी होती थी जो बिना जोती हुई भूमि होती थी। कैसी? बिना जोती भूमि। बिना जोती भूमि, ये एक प्रकार से बंजर भूमि होती थी। इसे कहा जाता था सील। सील कहा जाता था। और ये बिना जोती हुई होती थी, जिसे जोता नहीं जाता था। और एक भूमि होती थी जो जंगल की होती थी, जंगली होती थी, और उसे जोता नहीं जाता था कभी भी। उसे कहा जाता था अप्रहद, यानी किसी काम की नहीं। अप्रहद। अप्रहद का मतलब होता है किसी भी काम की नहीं। तो यह बिना जोती हुई भूमि होती थी। मनुस्मृति, जो मनुस्मृति थी, जो मनु महाराज ने लिखी थी मनुस्मृति, वो मनुस्मृति गुप्त काल में ही लिखी गई थी। और कई अन्य स्मृति और पुराण भी लिखे गए थे। मनुस्मृति में मनु ने कहा है कि जो भूमि होती थी, जैसे जंगल है, इस जंगल को सबसे पहले जो भी व्यक्ति इसे साफ करेगा और खेती योग्य बनाएगा, वह जमीन उसी की होगी। तो यह व्यवस्था प्रारंभ में तो रही, लेकिन बाद में यह व्यवस्था बदल गई। और फिर यह बेचना, खरीदना, या कह सकते हैं कि भूपात्र, भूमि के लिए जो दस्तावेज थे वे प्रारंभ हो गए थे। इस प्रकार से भूमि को कई प्रकारों में बांटा गया था। फिर जैसे अलग अलग लोग थे, अलग अलग अपने अपने ग्रंथों में अलग हिसाब से बांटा गया, लेकिन यह प्रशासन की बांटी गई भूमि होती थी, जिसमें कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र, निवास योग्य भूमि को वास्तु, पशु चराई वाली भूमि को चारागाह भूमि, बिना जोती हुई भूमि को सील, और जंगली जो भूमि होती थी जिसे जोता नहीं जा सकता था, जिसमें कुछ भी नहीं होता था, ना ही सही से चारागाह होता था, उसे अप्रहत कहा जाता था। अप्रहत, जिसका मतलब होता है कि यह किसी भी काम की नहीं है, या किसी भी कार्य में इसका उपयोग नहीं लिया जा सकता है। जो कृषि भूमि होती थी, इसमें कृषि कार्य किया जाता था। तो जो कृषि होती थी वह मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती थी, और साथ ही यहाँ पर बांध भी बनाए गए थे, अर्थात कि यहाँ सिंचाई व्यवस्था भी कार्य पर थी, अर्थात कि यहाँ सिंचाई भी होती थी। फल फ्रूट भी यहाँ पर किए जाते थे, फलारी भूमि भी यहाँ पर कृषि यहाँ पर की जाती थी। इस प्रकार से यहाँ पर कृषि की जाती थी। जो जमीन होती थी, जमीन का ब्यौरा रखने के लिए कुछ अधिकारी होते थे, और उसके लिए एक अलग विभाग बना रखा था। इस आधार पर जमीन का ब्यौरा रखा जाता था। आगे बात करते हैं इसकी जो व्यवस्था थी, राज व्यवस्था मुख्य, कि किसमें किसको बांटा गया है, उसे देखते हैं। गुप्त कालीन राज व्यवस्था, प्रशासन। प्रशासन देखते हैं हम इनका, क्या होता था प्रशासन। प्रशासन देख लेते हैं भैया, प्रशासन में क्या होता था। प्रशासन में ये होता था, जो गुप्त कालीन प्रशासन था, उसमें जो इनके जो क्षेत्र थे आपस में, जैसे पहले बताया गया है कि अलग अलग राज्य बटे हुए थे, तो जो केंद्रीय सत्ता होती थी उसका अपना क्षेत्र होता था। उससे उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण के क्षेत्र को देश कहा जाता था। ठीक है, देश के इर्द गिर्द यदि हम देखें तो ये तो हो गया देश। देश के पास में एक होता था सीमांत राज्य, सीमांत राज्य। एक होता था मित्र राज्य, एक होता था सामंत राज्य, सामंत राज्य। एक होता था प्रभावी राज्य, प्रभावी राज्य। क्या होता था?
सीमांत राज्य था, मित्र राज्य था, सामंत राज्य था, प्रभावी राज्य था और एक स्वयं का राज्य होता था। क्या होता था? एक स्वयं राज्य, स्वयं का राज्य होता था। अब इसमें हम अगर देखें तो जो सीमांत राज्य होता था ये कहीं ना कहीं इनके मित्र भी होते थे, इन पर निर्भर होते थे, लेकिन इनकी जो व्यवस्था होती थी प्रशासन करने की वह अपनी व्यवस्था होती थी, नहीं थे सीमांत राज्य। वहीं जो मित्र राज्य होते थे जैसे वाकाटक वगैरह राज्य जो थे या नाग राज्य थे, ये राज्य मित्र राज्य थे, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, अर्थात यहाँ पर भी ये अधीन जरूर थे, वार्षिक कर भेजते थे, लेकिन ये पूर्ण रूप से अधीन नहीं थे। सीमांत सामंत राज्य थे। अब ये सामंत राज्य जो थे इनकी एक अलग ही कथा है। गुप्तों की सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल रखा था, तो सामंती राज्य थे, लेकिन ये भी अपने आप में एक प्रकार से स्वतंत्र थे, अधीन थे, वार्षिक कर भेजते थे, लेकिन इनकी व्यवस्था स्वतंत्र थी। एक था प्रभावी राज्य। प्रभावी राज्य जिसे हमने देखा था कि सुदूर दक्षिण में जो राज्य थे, सुदूर जो दक्षिण के जो राज्य थे, ये वाले ये जो राज्य थे, ये राज्य प्रभावी राज्य की कैटेगरी में आता है। कहाँ आता है? प्रभावी राज्य। कैसे प्रभावी राज्य? समुद्रगुप्त यहाँ आया, विजय प्राप्त की और यहाँ पर अधीनता स्वीकार कराई, वार्षिक नजराना की शर्त हुई और ये यहाँ से चला गया। ये राजा यहाँ पर फिर से स्वतंत्र हो गया, लेकिन ये वार्षिक जो कर था वह भेजता रहा। अर्थात आप अपने राज्य में अपने हिसाब से शासन कीजिए, हमें केवल उपहार और कर भेजते रहिए, हम संतुष्ट हैं, आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, ना ही अपनी कोई योजना या कानून आप पर थोपेंगे। इस प्रकार से एक प्रकार का प्रभावी राज्य था। तो ऐसी इनकी राज व्यवस्था थी, ऐसा इनका प्रशासन था। आगे चलकर हम देखें तो केंद्रीय सत्ता। अब ये हो गई केंद्रीय सत्ता। क्या हो गई? केंद्रीय सत्ता। केंद्रीय सत्ता भाई, केंद्रीय सत्ता जो होती थी यह सर्वे सर्वा होती थी, लेकिन जैसे अभी बताया सर्वे सर्वा अपने क्षेत्र में होती थी। यहाँ केवल ये कर लेती थी, इन सब में ये केवल कर लेती थी, उपहार लेती थी, और कुछ चीजें होती थी जो विदेशी राज्यों से संबंधित होती थी वो इन पर लागू करती थी। इस प्रकार से केंद्रीय सत्ता होती थी। इसमें एक मंत्री परिषद होती थी, राजा होता था, कुमारामात्य होते थे और भी कई अधिकारी होते थे, कई विभाग होते थे जो अपना अपना अलग अलग कार्य करते थे। वहीं केंद्रीय सत्ता के साथ ही यहाँ पर होती थी प्रांतीय सत्ता। यह प्रांतीय प्रशासन होता था। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन को हमने देखा है कि यह भुक्ति के रूप में था। कहाँ था? भुक्ति के रूप में था। और भुक्ति जो था विषय, और विषय जो था भुक्ति के रूप में होता था। अब ये जो केंद्रीय सत्ता होती थी इसमें होता था राजा, सभी शक्तियां इसमें निर्भर होती थी। सैन्य शक्ति का प्रमुख होता था, न्याय विभाग का प्रमुख होता था, पुलिस विभाग का प्रमुख होता था, और ये लगभग कह सकते हैं कि भूमि का जो इसका जो कृषि विभाग या अन्य विभाग थे उनका भी ये राजा प्रमुख होता था। न्याय विभाग का भी यह प्रमुख होता था। इसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। क्या होती थी? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद में अन्य मंत्री होते थे जो इसकी सहायता करते थे। अलग अलग विभाग थे। क्या थे? अलग अलग विभाग बटे हुए थे। इस प्रकार से केंद्रीय सत्ता होती थी, केंद्र की व्यवस्था होती थी, यह इनका प्रशासन होता था। सहायता हेतु कई अधिकारी इनमें रखे जाते थे। वहीं अगर यदि हम बात करें इनकी अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था बात करते हैं गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था की। कौन सी व्यवस्था? गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? सामाजिक व्यवस्था। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था, समाज कैसा था? तो समाज के रूप में यदि हम जाने तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समाज जो था उसमें वर्ण व्यवस्था कैसी थी। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कैसी थी? देखिए, जो समाज था उसका अंदाजा हम यहीं से लगा सकते हैं कि जो गुप्त राजा थे वह ब्राह्मण थे। अधिकतम जो गुप्त राजा थे वे कहीं न कहीं ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण होने के कारण इस राज्य में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। गुप्त काल में कई स्मृतियां लिखी गई, कई पुराण लिखे गए, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्मृति है मनुस्मृति। कौन सी स्मृति है? मनुस्मृति। मनुस्मृति लिखी गई। मनुस्मृति
न कहीं जो सामाजिक व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, इसे कठोर बनाया। जो ऋग्वेद में जो चीजें चली आ रही थी कि कर्म के आधार पर थी, उसे कहीं न कहीं जन्म के आधार पर मानने के लिए मनुस्मृति ने कहीं न कहीं उसको और मजबूत किया कि लोग इसे जन्म के आधार पर माने। वर्ण व्यवस्था जो थी प्रचलित थी, कठोर थी, ठीक है, कठोर थी, प्रचलित थी, लेकिन अन्य वर्ण जो थे कठिन थे। ब्राह्मण जो थे वह सबसे महत्वपूर्ण वर्ण था। ब्राह्मण वर्ण वर्चस्व में थे। क्या थे ये? वर्चस्व में थे, ठीक है। साथ ही यदि हम देखें वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था में एक कार्य यहां होने लगा था कि ब्राह्मण जो थे वह क्षत्रियों का कार्य करने लगे थे। किसका कार्य करने लगे थे? क्षत्रिय का कार्य करने लगे थे, क्योंकि जो गुप्त राजा थे वे ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होकर वह राजा थे, अर्थात कि उन्होंने युद्ध भी लड़े, योद्धा थे। इस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रियों का कार्य करने लगे थे। कई क्षत्रिय थे जो कि व्यापार करने लगे थे। क्या करने लगे थे? व्यापार करने लगे थे। और कई ऐसे वैश्य थे। क्या थे? वैश्य थे जो यज्ञ करने लगे थे। क्या करने लगे थे? यज्ञ करने लगे थे। या साथ ही यदि हम देखें तो यज्ञ के साथ में यदि हम देखें तो क्षुद्रों का कार्य भी करने लगे थे। और वहीं यदि हम बात करें क्षुद्र की, तो क्षुद्र जो था यह पढ़ने लगा था। कुछ पढ़ने वाले शूद्रों का भी उल्लेख मिलता है। पढ़ने लगा था, कृषि करने लगा था। क्या करने लगा था? कृषि करने लगा था। कृषि के साथ में कुछ व्यवसाय भी करने लगा था, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे शूद्रों का उल्लेख भी प्राप्त होता है कि वे सैनिक थे। क्या थे? सैनिक थे। कुछ शूद्र ऐसे थे जो राजा थे। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत मलेच्छों का कुछ जिक्र आता है या उल्लेख आता है। साथ ही सौराष्ट्र और जो उज्जैन है, यहाँ के जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पूर्व के जो राजा थे वे राजा एक प्रकार से शूद्र ही थे। क्या थे? शूद्र ही थे। कहा जा सकता है कि जो शूद्र था वह वैश्य, क्षत्रिय और इनका कार्य करने लग गया था, लेकिन सभी की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, कठोर थी, ब्राह्मणों का वर्चस्व था, लेकिन कहीं न कहीं वर्ण विरुद्ध कार्य भी हो रहे थे। क्या हो रहे थे? वर्ण विरुद्ध कार्य या अंतर्वर्णीय कार्य। इसे वर्ण विरुद्ध न लिखते हुए हम लिखेंगे अंतर्वर्णीय कार्य। अंतर्वर्णीय कार्य। क्या? अंतर्वर्णीय कार्य होने लगे थे, अर्थात कि एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण का कार्य करने लगा था। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न वर्ण व्यवस्था में हो चुकी थी। साथ ही यदि हम बात करें यहां पर धार्मिक व्यवस्था की, क्या? धार्मिक, तो सबसे पहले अगर मंदिर का साक्ष्य प्राप्त होता है भारत में, मूर्तियां तो पहले थी लेकिन मंदिर नहीं बने थे। तो मंदिर सबसे पहले बनना प्रारंभ हुआ था गुप्त काल में। कहा? गुप्त काल में। सबसे पहला मंदिर अगर कहीं बना था तो वो था गुप्त काल। गुप्त काल में ही मंदिर व्यवस्था चालू हुई थी और मंदिर बनने प्रारंभ हुए थे। उससे पहले मूर्तियां थी, जगह जगह मूर्तियां स्थापित होती थी, लेकिन मूर्तियां जैसे वहां रख दी, यहाँ रख दी, ऐसे चलता था, लेकिन उनके लिए एक प्रॉपर ढांचा बनाकर एक मंदिर का शेप देना यह नहीं चालू हुआ था। यह मुख्यतः गुप्त काल में ही प्रारंभ हुआ था। गुप्त काल में जो ब्राह्मण धर्म था यह वर्चस्व में था, क्योंकि राजा जो थे वो ब्राह्मण थे, है ना। साथ ही यदि हम बात करें नारी की स्थिति, किसकी? नारी की स्थिति। नारी की स्थितियां यहाँ पर दुर्बल थी, बहुत ही दुर्बल थी। नारी की स्थितियों के लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे दास व्यवस्था, और नारी के लिए पढ़ेंगे हम यहाँ पर एक सती प्रथा होती थी, एक सती प्रथा, और एक होती थी देवदासी प्रथा। कौन सी? देवदासी। तो नारी को हम अलग से पढ़ेंगे।
सती प्रथा और देवदासी प्रथा। यहाँ पर एक प्रथा होती थी देवदासी दास प्रथा, तो यहाँ दास प्रथा भी प्रचलित थी, देवदासी प्रथा, दास प्रथा भी प्रचलित थी। उसी के साथ में यदि हम देखें यहाँ पर जाति, तो जो मनुस्मृति है या अन्य दूसरे ग्रंथ है उनमें 61 प्रकार की जातियों का उल्लेख है। कहाँ पर है? 61 प्रकार की अलग अलग जातियों का उल्लेख है। और ये जातियां जो थी कहीं ना कहीं व्यवसाय के आधार पर थी। कैसे थी? व्यवसाय के आधार पर थी। कैसे थी? जैसे कि बढ़ई का कार्य करने वाला बढ़ईकार, लोहे का कार्य करने वाला लोहकार, सोनार का कार्य करने वाला सोने का कार्य करने वाला सोनार, इस प्रकार से कार्य होते थे। इसमें जो व्यापारी होता था इसे सार्थवाह या वणिक कहा जाता था। वणिक, सार्थवाह या वणिक कहा जाता था। तो आगे हम देखते हैं इनकी जाति व्यवस्था, नारी की स्थिति और जाति की स्थिति।